रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 8 कॉल आज खत्म होने के बाद सभी मॉल में आ गए। आज मॉल में ज्यादा लोग नहीं थे। ये देखकर सबको थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि यह मॉल जिसका नाम सेंट्रल मॉल है, यह मुंबई का बेस्ट मॉल है जो हमेशा ही भरा होता है। अभी आज मॉल इतना खाली क्यों है? डेली तो काफी लोग होते हैं। आरोही, हो सकता है आज कुछ काम चल रहा होगा, हमें क्या करना है? कियारा एक्साइटेड होकर बोली, वाह, आज मैं इंडिया में पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करूंगी, कितना मजा आएगा। ईशा के फेस पर भी अब तक एक स्माइल आ गई थी। आयु और विक्की को पहले भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो दोनों समझ गए कि यह काम किसका हो सकता है। आने से पहले आयु आहान को कहाँ जाना है उसका लोकेशन दे दिया था। सारी लड़कियां क्लोथ्स सेक्शन में चली गई, वही बॉयज भी उनके साथ चले गए। मॉल का मैनेजर आयु के पास आकर बोला, सर, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताइएगा। आयु भी हाँ में सिर हिला दिया तो मैनेजर वहां अपने स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चला गया। शॉपिंग करने के बाद सब गेमिंग सेक्शन में चले गए। अग्निवंशी इंडस्ट्री मीटिंग रूम। आज के मीटिंग में आहान, कियान और देवांश प्रेजेंट थे। यह मीटिंग इनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए था। अंश अपने हॉस्पिटल में काम होने के कारण नहीं आ पाया। कियान, मिस्टर बजाज, आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए। हमें मटेरियल सही टाइम और सही लोकेशन पर चाहिए। मिस्टर बजाज, यस मिस्टर रंधावा, आपको हमसे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद मीटिंग खत्म हो गया। आहान, कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट का? कियान, नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। फिर चारों वहां से निकलकर आहान के कैबिन में आ गए। आहान अपने चेयर पर बैठा किसी सोच में गुम था, तभी कैबिन के दूर पर नॉक हुआ। रॉकी कैबिन के अंदर आया, उसके साथ वेदांत भी था, क्योंकि उसको आहान से कुछ बात करना था। रॉकी आहान से बोला, बॉस, कल महेश माहेश्वरी और माधव रंधावा किसी मीटिंग के लिए एक खुफिया जगह पर गया था। वो जगह शहर से दूर जंगल में है। उसके साथ दो और लोग थे। उन दोनों ने अपने फेस को मास्क लगा रखना था, इसलिए हमारे आदमी उनका पता नहीं लगा पाए। बॉस, वो लोग किसी के इंडिया आने की बात कर रहे थे, साथ में वो लोग मैम को भी ढूंढ रहे हैं। जो मास्टरमाइंड है उसे माम से कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ उनके पास ही है। साथ में वो लोग बोल रहे थे, हमने जो माल माधव रावत का बर्बाद किया था वह भी उसके बॉस का था। ये सब जानने के बाद हो सकता है कि अब वो हम पर अटैक करें। रॉकी की बात सुन कियान, वेदांत, देवांश और आहान के एक्सप्रेशन डार्क हो गया। वेदांत, भाई, हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। इन सब के पीछे जो भी है उसका कनेक्शन अफ्रीका से है। हमें पता चला है अधीर माहेश्वरी के एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले मुंबई में एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ था, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। एक्सीडेंट के 3 दिन बाद वह जेट वापस अफ्रीका के लिए निकल गया। उनके आने और जाने का ना ही इंडियन और ना ही अफ्रीकन गवर्नमेंट के पास कोई ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है। वेदांत की बात सुन कियान बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने आप को गवर्नमेंट की नजरों से कैसे छुपा सकता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। आहान अपने सीरियस फेस के साथ, कर सकता है, इसके 2 पॉसिबिलिटी है। पहली बात, वो इंसान गवर्नमेंट से ऊपर है, उसके करना गवर्नमेंट चल रहा है। दूसरी बात, उससे गवर्नमेंट डरता है। उसके पास कुछ ऐसा है जिसके कारण सरकार उसके मुट्ठी में है, कुछ ऐसा जिससे इंडियन और अफ्रीकन गवर्नमेंट बर्बाद हो सकता है। वेदांत आहान की बात सुन रहा था, तभी उसको कुछ याद आया। वो अचानक से बोला, भाई, कल डार्क वेव पर एक मैसेज आया है जो कि ब्लैक ईगल किंग की तरफ से था। मैसेज है, द ब्लैक ईगल किंग इज बैक। इस मैसेज ने पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। गैंगस्टर अब डरने लगे हैं। देवांश हैरानी से, लेकिन ब्लैक ईगल तो अधीर अंकल है ना, और वह तो मर चुके हैं ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आहान, होने को बहुत कुछ हो सकता है। फिर आहान रॉकी से बोला, सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, सनाया को मेंशन के आउट हाउस के शिफ्ट करवा दो, कल से वो एंजल के साथ कॉलेज जाएगी। सनाया का नाम सुन देवांश एक्साइटेड होकर बोला, तुमने क्या बोला? सनाया इंडिया आ गई है? फिर अपने चेयर से उठकर बोला, अब मैं तो चला अपनी सनाया से मिलने। बोला, रॉकेट के स्पीड से कैबिन से बाहर भाग गया। कियान हैरानी से, इसको क्या हुआ? वेदांत हंसते हुए, वो हमारी ना होने वाली भाभी से मिलने गए हैं। कियान नासमझी में वेदांत को देखने लगा तो वेदांत कियान को शॉर्ट में देवांश के बारे में बता दिया। पूरी बात जानने के बाद कियान को भी हंसी आने लगी। आहान अपने चेयर से उठकर बाहर जाने लगा। आहान को जाता देख वेदांत बोला, भाई, आप घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। आहान बिना उसके तरफ देखे बोला, मैं एंजल को लेने जा रहा हूँ।
वेदांत और कियान भी उसके साथ चल दिए। सेंट्रल मॉल 1 घंटे तक सब खेलते हैं। खेलने के बाद सबको भूख लगी गई तो सब वही खाने चले गए। खाना खाने के बाद कियारा बोली, क्यों ना हम मूवी देखने चले। आयु एक्साइटेड होकर बोला, वाह, यह आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों ना हम हॉरर मूवी देखने चले। आयु की बात पर सब चलेने को रेडी हो गए। विक्की और आयु टिकट लेने जाने, तभी वहां आहान, कियान और वेदांत आ गए। ईशा की नजर जैसे ही आहान पर गई तो वह जाकर उसके गले लग गई। अभी तक मॉल पूरा खाली हो चुका था। आहान आने से पहले ही पूरे मॉल को खाली करवा दिया था। अब वहां सिर्फ कियान और आहान के गार्ड्स के साथ कुछ मॉल के वर्कर थे। ईशा आहान से अलग होकर बोली, आंसू आप यहाँ पर कैसे? क्या आप मुझे लेने आए हो? आहान ईशा के फोरहेड पर किस कर बोला, एंजल क्या आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ईशा क्यूट फेस बनाकर बोली, हमें बहुत अच्छा लगा। कियान खुद को ईशा से इग्नोर होता देख बोला, लिटिल प्रिंसेस कैसी हो आप? क्या आपको हमारी याद नहीं आए? कियान को देख ईशा की स्माइल दुगनी हो गई। ईशा कियान को हक कर बोली, भाइयों आप भी यहाँ हो, हमें आपकी बहुत याद आए। वेदांत तो कियारा को घूर रहा था, वही कियारा कियान के पीछे छुपी थी। कुछ ऐसा ही हाल अवी का भी था, वह भी कियान के डर से आयु के पीछे छुपी थी। आयु सबको मूवी देखने की बात बताया तो सब मान गए। मूवी हॉल में सब दूर दूर पर बैठ गए क्योंकि पूरे हॉल में उनके अलावा कोई नहीं था। आहान ईशा को अपने साथ लेकर बैठा गया। वही कियान अवी को जबरदस्ती अपने साथ बैठा लिया। अवी को कियान से अभी भी डर लगता था, उसको ये पता चल चुका था कि कियान वैम्पायर नहीं है, लेकिन अवी अपनी आंखों से कियान को किसी का जान लेते हुए देखी थी, उसका डर अवी के मन में बैठ गया था। निशा विक्की के साथ बैठ गई। निशा और विक्की चुप होकर बैठे थे। विक्की और निशा एक ग्रुप में थे। फिर भी विक्की निशा से बहुत कम बात करता था, लेकिन निशा विक्की को स्कूल टाइम से ही पसंद करती थी, इसलिए वो विक्की के करीब रहना चाहती है। आयु आरोही दोनों एक साथ बैठी थे। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों के बीच अच्छा बाउंड बन गया था। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वेदांत और कियारा एक साथ बैठे थे। इनके साथ बैठने के पीछे आयु का हाथ था। वेदांत कियारा को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कियारा को भी अब अपनी हरकत पर गिल्टी फील होने लगा था, इसलिए कियारा क्यूट फेस बनाकर वेदांत से बोली, सॉरी हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई। वेदांत एक पल के लिए कियारा को देखता ही रह गया, फिर अपनी आंखें छोटी कर बोला, तुम सच में मुझसे सॉरी बोल रही हो? कियारा हाँ में सिर हिला दी। वेदांत भी कियारा को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों में लड़ाई बंद नहीं हुई थी। आहान के बोलने पर हॉरर मूवी के जगह आयु सबके लिए रोमांटिक और कॉमेडी मूवी लगा। ऐसे ही सब मूवी देखने लगे। मूवी देखते हुए रोमांटिक सीन आने पर आहान ईशा को अपने गोद में बिठा लिया। ईशा तो दुनिया से बेखबर मूवी देखने में बिजी थी। आहान से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वह ईशा के ओठों पर ओठ रख किस करने लगा। किस करते हुए अपने एक हाथ को ईशा के टॉप के अंदर डाल उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगा और दूसरे हाथ से कमर को। आहान का शीट सबसे दूर था, इसलिए कोई उनको देख नहीं सकते थे। आहान धीरे धीरे बहकने लगा था। ईशा के हाथ अपने आप आहान के बालों में चला गए। कुछ ऐसा ही हाल कियान का भी था। कियान भी जबरदस्ती अवी को अपने गोद में बिठाकर किश कर रहा था, वही अवी गुस्से में उसे मार रही थी। जब अवी को प्रॉब्लम होने लगी तब कियान अवी को छोड़ दिया। कियान के छोड़ने पर अवी खुद को नॉर्मल कर वहां से उठकर जाने लगी तो कियान उसको फिर से अपनी गोद में बिठाकर उसके फेस को जबरदस्ती पकड़ गुस्से और जुनून के साथ बोला, लिटिल रैबिट मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, नहीं तो तुम जानती हो मैं कौन हो। तुम मुझे वैम्पायर बोलती हो ना, तो मुझे सच में वैम्पायर बनने में टाइम नहीं लगेगा। कियान के आंखों में देख अवी डरने लगी। दर्द के कारण अवी के आंखों में आंसू आ गए। अवी के आंखों में आंसू देख कियान अवी को छोड़ अपने गले लगा लिया। अवी अब डर से कांपने लगी थी, उसे कियान से बहुत ज्यादा डर लगने लेना था। कियान अवी का सिर सहलाते हुए सनक भरे लहजे में बोला, लिटिल रैबिट तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने करीब आने से ना रोको, और एक बात का याद रखना, तुम मेरी हो इसलिए किसी भी लड़के के करीब नहीं जाओगी, ना ही किसी लड़की को अपने करीब आने दोगी। अभी कियान का सनकीपन देख डरने लगी थी, लेकिन कियान तो बस उसका सिर सहला रहा था। निशा विक्की को अपने चोर नजरों से देख रही थी, वही विक्की को भी यह महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। विक्की के दिल में भी निशा को लेकर फीलिंग था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। निशा भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसकी फैमिली विक्की जैसी पावरफुल नहीं थी। आयु और आरोही तो अपने में ही मस्त थे। वो दोनों मूवी देखने के साथ खा रहे थे, साथ में उस मूवी पर चर्चा भी कर रहे थे। आरोही और आयु की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
वेदांत और कियारा तो मूवी देखते हुए लड़ भी रहे थे। वेदांत को कियारा से लड़ने और उसको चिढ़ाने में मजा आ रहा था। कियारा गुस्से में बोली, तुम गोरिया अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जाकर जंगल में छोड़ दूंगी। वेदांत एक टीजिंग स्माइल देते हुए बोला, बदरिया जैसी शकल है तुम्हारी और मुझे गोरिल्ला बोल रही हो। अरे मैं तो इतना हैंडसम हूँ कि लड़कियां मरती हैं मुझसे बात करने के लिए, और तुम क्या मुझे जंगल में छोड़ोगी? मैं ही तुम्हें बंदरों के बीच छोड़ आता हूँ। कियारा हंसते हूँ बोली, हैंडसम वह भी तुम? पक्का उन लड़कियों की आंखों में कुछ प्रॉब्लम होंगी। गोरीले जैसे शकल है और खुद को हीरो समझते हैं। बड़े आए, जाओ जाओ कहीं और अपनी ये डिंग हाकना बोल मूवी देखने लगी। वेदांत गुस्से में कियारा को घूरने लगा क्योंकि उसको अपने लुक पर किसी का बैड कमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। कियान अवी को अपने गले से लगाए आंखें बंद किए था। कियान के दिल में एक सुकून था। वही अवी भी अब शांत हो गई थी। कियान की करीबी से उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। कियान अवी से अलग होकर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, लिटिल रैबिट तुम मेरा सुकून हो और मेरे सुकून को मुझसे अलग करने का हक तुम्हें भी नहीं है। अवी बस कियान के आंखें में देख रही थी, लेकिन कियान के इंटेंस नजरों को महसूस कर अपनी नजरें नीचे कर ली। अवी के हरकत पर कियान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। कियान अपने ओठों और अवी के ओठों पर रख सॉफ्टली किश करने लगा। अवी भी धीरे धीरे उसके किश में खोने लगी। कियान अपने एक हाथ को अवी के टॉप के अंदर डाल ब्रा के ऊपर से उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगा। कियान के इस हरकत पर अवी डरने लगी तो कियान अवी और भी ज्यादा सॉफ्ट और डीप किश करने लगा। अवी को कियान का छूना अच्छा लग रहा था। कियान अवी के लिप को छोड़ गर्दन पर आ गया। इसी तरह कियान कभी अवी के पेट को सहलता तो अभी ब्रेस्ट को। कियान अवी के करीबी को पाकर बहक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर अवी को हक कर अपनी आंखें बंद कर लिया। अवी और कियान मूवी देखने की जगह रोमांस में बिजी थे। वही आहान ईशा के लिप को छोड़ ही नहीं रहा था, वह भी ईशा को डीप किश कर रहा था। जब ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाकर आहान उससे दूर हुआ। आहान के दूर होते ही ईशा लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिसे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जो कि आहान को पागल कर रहा था। आहान अपना एक हाथ से ईशा के ब्रा के ऊपर से उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगा। आहान ईशा के गर्दन पर अपने ओठ रख किश करने लगा। वही आहान अपने दूसरे हाथ से ईशा के कमर को सहलाने लगा। आहान घेरे से ईशा के ब्रा को खोलने लगा। आहान के इस हरकत पर ईशा आहान को रोकने लगी। ईशा को नामे सिर हिलाता देख आहान समझ जाया ईशा क्या चाहती है। आहान ईशा के फोरहेड पर किस कर बोला, वीफी कुछ नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट है ना? तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। आहान एक नजर ईशा को देखा, फिर वह ईशा को अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे अपने गोद में लेकर मूवी हॉल से निकल गया। वो वेदांत को मैसेज कर दिया। आहान ईशा को लेकर मेंशन के लिए निकल गया। आहान ड्राइवर को कार फास्ट चलाने को बोला। 20 मिनट में कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। घर पर सब डिनर कर अपने रूम में जा चुके थे क्योंकि आहान सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आहान ईशा को अपने रूम में लाकर बेड पर लेटाया, फिर अपना कोट और शर्ट निकालकर ईशा के ऊपर आकर उसको किश करने लगा। आहान के किश में आज एक पैशन के साथ कुछ और भी था। ईशा के हाथ आहान के बालों में चल रहे थे। आहान अपने एक हाथ से ईशा के पेट को सहला रहा था। ईशा को 15 मिनट किश करने के बाद उसके ओठों को छोड़ उसके नेक को किश करने लगा। ईशा भी पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। आहान ईशा का टॉप निकाल उसके क्लीवेज को किश करने लगा। आहान धीरे धीरे नीचे आने लगा, फिर ईशा के बॉडी के उसके ब्रा को अलग कर उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर सक करने लगा और एक हाथ से दूसरे को सहलाने लगा। आहान धीरे से नीचे आकर ईशा का जीन्स भी अलग कर दिया। अब ईशा सिर्फ अपने लोअर अंडरगारमेंट में थी। आहान अपने एक हाथ को ईशा के लोअर पार्ट पर रख उसके सहलाने लगा, फिर अंडरगारमेंट को भी निकाल अपने हाथों से मूवमेंट करने लगा, जिससे ईशा चटपटाने लगी। आहान ईशा से इसी तरह 2 घंटे तक रोमांस करता रहा। आहान के छोड़ने पर ईशा थक कर सो गई। आहान ईशा के फेस को देखा जो पसीने के कारण ग्लो कर रहा था। आहान ईशा के फोरहेड पर किश कर बोला, वीफी बहुत जल्द हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। बस एक बार तुम्हें सब याद आ जाए और मुझे यकीन है बहुत जल्द वो दिन आएगा। फिर आहान बेड से उठकर ईशा को अपने गोद में लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों नहाकर बाहर निकले। आहान ईशा को बेड पर लेटा कर खुद एक लोअर पहन लिया, फिर ईशा को एक लूज लॉन्ग टी शर्ट पहना कर दिया। आहान बेड पर आकर ईशा को हक कर सो गया। अफ्रीका के जंगलों के बीच एक मेंशन बना था जो पूरे काले रंग का था। उसके चारों ओर जंगल और पहाड़ थे। वो जगह देखने के जितना खतरनाक था उससे ज्यादा वहां के रहने वाले लोग थे।
मेंशन के चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे, वह भी दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावाने लग रहे थे। उन गार्ड्स से आगे भी मेंशन के प्रोटेक्शन के लिए जंगली कुत्ते साथ में जंगली भेड़िया घूम रहे थे। मेंशन के गार्डन में भी कुछ खतरनाक जानवर घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह मेंशन ही उनका घर है। इस मंजर को देखने भर से किसी इंसान की जान जा सकती थी। मेंशन के अंदर गार्डन के साइड में एक पूल बना था, जिसमें एक आदमी जो 50 साल का होगा, लेकिन वो दिखने में 42 साल का ही लग रहा था। वो दिखने में जितना अच्छा लग रहा घर, उतना ही खतरनाक उसका ऑरा था। वह आदमी जिस पूल में खड़ा था, उस पूल में मगरमच्छ, सांप, घड़ियाल और न जाने कितने ही जानवर थे, उसके पास पास घूम रहे थे। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डार्क था, जिससे पूल के जानवर भी उस आदमी से डरकर दूर हो रहे थे। वह आदमी आंखें बंद किए उन सब के बीच खड़ा था। तभी वहां एक आदमी आया। पानी में खड़ा आदमी किसी के आने की आहट महसूस कर अपनी आंखें खोला। आने वाला आदमी उस आदमी को देख अपने घुटने के बल बैठ अपने सिर को झुकाकर उसको ग्रिड किया। पानी में खड़ा आदमी पानी से निकलकर उस आदमी को खड़ा होने को बोला, फिर खुद पास में बने रूम में अपने कपड़े चेंज करने चला गया। पूल से बाहर निकलकर वो आदमी वही पास में बने एक रूम में चला गया। दूसरा आदमी जो आया था वो पूल एरिया के पास ही खड़ा रहकर उस आदमी का इंतजार करने लगा। वो आदमी अपने कपड़े चेंज कर रूम से निकलकर वहां से मेंशन के अंदर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन हॉल में बीच में बना था, उसके चारों तरफ जानवर की खाल और हड्डियां लटकी थी। ये जगह दिखने में जितना डरावाना लग रहा था, उससे ज्यादा डरावाना यहाँ के लोग लग रहे थे। हॉल के चारों तरफ खड़े बॉडीगार्ड काले कपड़े पहने थे। उनके फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा था, जो उनके मुंह और नाक को ढक रहा था। वह डरावाना मास्क उनको और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। उस आदमी के सिंहासन पर बैठे के बाद वहां दो शेर आकर उसके दोनों तरफ बैठ गया। वो शेर उस इंसान के साथ दिखने में और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। आदमी जो थोड़ी देर पहले आया था, वो भी उस आदमी से डर रहा था। सिंहासन पर बैठा आदमी बोला, बोलो जुराबा, क्या बताना था तुम्हें? जुराबा डरते हुए बोला, काल, हमारा जो माल इंडिया में गया था, उसको किसी ने बर्बाद कर दिया है, साथ में हमारे हथियार को भी बर्बाद कर दिया गया है। बोल रुक गया, फिर अपने सामने बैठे आदमी को देखने लगा। तो वो आदमी आगे बोलने का इशारा किया। जुराबा आगे बोला, हमारे आदमी जो इंडिया में उस लड़की का पता लगाने गए थे, वो भी मारे जा चुके हैं। फिर लास्ट में डरते हुए बोला, डार्क वेव पर ब्लैक ईगल किंग के अकाउंट से मैसेज आया है, द ब्लैक ईगल किंग इज बैक। जुराबा की बात सुन वो आदमी किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुन वहां मौजूद गार्ड्स और जुराबा डर से कांपने लगे। उसकी डरावनी हंसी उस मेंशन के अंदर और बाहर गूंज रही थी, जिसके कारण वहां मौजूद जानवर भी डर से भाग रहे थे। फिर वो आदमी अचानक से चुप होकर बोला, जुराबा, मैं कौन हूं? जुराबा डरते हुए बोला, आप काल है, द किंग ऑफ डार्कनेस। जुराबा का जवाब सुन काल पहले हंसा, फिर बोला, मैं हूं अंधेरी दुनिया का राजा काल। जो एक बार इस दुनिया में आता है वो इसी दुनिया में रह जाता है। काल ऐसा है जो कि सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो मेरे हाथों से मारा हुआ वो द ब्लैक ईगल किंग उर्फ अधीर माहेश्वरी कैसे अंधेरी दुनिया से निकल सकता है? और अगर वो अब भी जिंदा है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। वो मेरे टक्कर का दुश्मन था। काल की बात सुन जुराबा डरते हुए बोला, काल, न्यूयॉर्क में हमारे काम को केआर ने बंद करा दिया है और इंडिया में हमारे काम को माफिया किंग ने। जुराबा की बात सुन काल बोला, माइकल को इंडिया भेजो, उसको बोलो कि वो पहले उस लड़की को जल्द ही ढूंढे। मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। साथ में उसको जल्दी से इंडिया के सारे मैटर को सॉल्व करने का बोलो। जुराबा हाँ में सिर हालांकि काल को ग्रिड कर मेंशन से बाहर निकल गया। जुराबा के जाने के बाद काल बोला, ब्लैक ईगल, तुम मेरे पसंदीदा दुश्मन हो और अगर तुम जिंदा हो तो इस बार बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। लेकिन इस बार वो चीज मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस बार खून की नदियां बहेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, जीत तो हमेशा शैतान द काल की ही होंगी। बोल जोर जोर से हंसने लगा। जुराबा मेंशन से बाहर निकल एक लंबी सांस लिया, फिर अपना फोन निकलकर माइकल को कॉल कर अपने बेस पर आने को बोला। अगले दिन अंश का लैब। अंश अपने लैब में कुछ काम कर रहा था। उसके साथ वेदांत भी था, क्योंकि वेदांत के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद अंश उसको अपने साथ काम करने के लिए हाँ बोला था। वेदांत हैरानी होकर बोला, अंश भाई, ये देखिए। अंश वेदांत की बात सुनकर जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा, रिजल्ट देखकर अंश भी हैरानी से वेदांत को देखते हुए बोला, ऐसे कैसे हो सकता है?
मुझे पहले लगा था कि यह कोई केमिकल है जो कि डॉल के बॉडी में किसी ने इंजेक्ट किया था, लेकिन इस रिजल्ट के बाद हमारी सारी मेहनत जीरो लग रही है। वेदांत, अब तो ये जो भी पदार्थ है वो लिटिल गर्ल के डीएनए और जीन से जाकर मिल गया है। अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अंश, इसका मतलब अब ईशा की बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। शायद उसको 1-2 दिनों के अंदर सब कुछ याद आ जाएगा। वेदांत, मुझे समझ नहीं आ रहा है किसी इंसान के बॉडी में इस तरह की चीज कैसे हो सकता है। हमने 100 से भी ज्यादा लोगों के ब्लड का सैंपल डालकर हमने टेस्ट किया है, फिर भी रिजल्ट जीरो मिला। अंश, मुझे लगता है माहेश्वरी खानदान के ब्लड में ही यह जो भी चीज है वह पाया जाता है। इसके बारे में हमें डॉल ही बता सकती है या फिर कोई ऐसा जो माहेश्वरी खानदान के इतिहास को जानता हो। अंश और वेदांत लैब से निकलकर बाहर हॉल में आए तो वहां उन्हें आहान और देवांश मिल गए। अंश और वेदांत आहान को सारी बात बता दिए। आज देवांश बहुत ही ज्यादा चुप था। देवांश को चुप देख अंश देवांश से बोला, क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों है? अंश का सवाल सुन देवांश उदास मन से बोला, उसने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं है? वेदांत देवांश से, भाई कल हुआ क्या था, आप हमें पूरी बात बताओ। देवांश बोलना स्टार्ट किया। फ्लैशबैक। देवांश खुशी के साथ अग्निवंशी मैंशन के आउट हाउस के बाहर पहुंचा। आहान के बोलने पर रॉकी सनाया को आउट हाउस में शिफ्ट करा दिया था। रॉकी और शिविन भी यही रहते थे। समर का भी यहाँ रूम था, वह भी कभी कभी यहाँ रुकता था। देवांश आउट हाउस में अंदर गया तो देखा कि वहां सनाया और शिविन बातें कर रहे थे। देवांश सनाया को देख उसको जाकर हग कर लिया। किसी को खुद को पकड़ता देख सनाया एक्शन मोड में आकर देवांश को गोल घुमाकर नीचे पटक दी। देवांश जोर से चिल्लाए, मेरी कमर टूट गई। जैसे ही सनाया देवांश को नीचे दर्द में देखी तो वह घबराते हुए बोली, सर आप थे। सॉरी, मुझसे लग कि किसी ने मुझ पर अटैक किया है, गलती हो गई। देवांश दर्द से कराहते हुए बोला, सॉरी बाद में बोलना, पहले मुझे उठो नीचे से। देवांश की बात सुन शिविन और सनाया देवांश को सोफे पर लेटा दिए। शिविन वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। सनाया, सर आपको अगर ज्यादा चोट लगी है आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। देवांश सनाया का हाथ पकड़ बोला, मैं ठीक हूं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इंडिया आ गई हो। सनाया अपना हाथ देवांश से छुड़ा कर बोली, सर इसमें बताने वाली क्या बात है, बॉस के ऑर्डर पर मुझे तो यहां आना ही था। देवांश का चेहरा सनाया का जवाब सुन मुरझा गया। वो सनाया से बोला, तुम ऐसे क्यों बात करती हो मुझसे, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर बोला, कैसी हो तुम? सनाया वहां से उठकर बोली, सर मैं ठीक हूं। फिर शिविन मेडिसिन लेकर आया तो सनाया शिविन को मेडिसिन लगाने का बोल वहां से चली गई। देवांश भी कुछ देर बाद वहां से चला गया। देवांश के जाने के बाद सनाया हॉल में आकर शिविन से बोली, वो ठीक है ना, क्या उनको ज्यादा चोट आई है? शिविन, वो ठीक है। फिर शिविन सनाया से बोला, जब तुम्हें उनकी फिक्र है तो फिर उनसे रूड बर्ताव क्यों करती हो? तुम जानती हो ना देवांश सर तुमको लाइक करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं तुम भी उनको लाइक करती हो। शिविन की बात सुन सनाया अपने इमोशनल लेस फेस के साथ बोली, शिविन तुम जानते हो मैं कहां से आई हूं? क्या ये जानने के बाद भी देवांश सर और उनकी फैमिली मुझे अक्सपेक्ट करेगी? सनाया की बात सुन शिविन चुप हो गया। सनाया वहां से अपने रूम में चली गई। फ्लैशबैक। एंड देवांश की बात सुन वेदांत और अंश हंसने लगे। उसको हंसता देख देवांश का गुस्सा बढ़ने लगा। दोनों खुद को कंट्रोल किए। वेदांत देवांश से, भाई आपको सालों के बाद मुलाकात के बाद भी मार पड़ी। अंश देवांश को दिलासा देते हुए बोला, कोई बात नहीं मेरे भाई, ऐसा तो होता ही है। अंश की बात सुन देवांश बोला, मेरा छोड़ तुम अपनी वाली के हाल बताओ। देवांश की बात सुन अंश बोला, उनके दिल में तो प्यार है लेकिन ओठों पर इनकार है। अंश की बात सुन देवांश भी उसको दिलासा देने लगा। आहान अपनी जगह से उठाकर बाहर जाने से पहले बोला, कभी कभी इंसान का अतीत उसको वर्तमान में आगे बढ़ने नहीं देता है। आहान के साथ वेदांत भी चला गया। आहान के जाने के बाद अंश और देवांश आहान के कहे बातों के बारे में सोचने लगा। जैसे ही उन दोनों को आहान के बातों का मतलब समझ आया, दोनों के आंखों में चमक आ गया। आहान विला से निकल गया। वही अंश और देवांश आहान के बोले बातें का मतलब समझने लगे, क्योंकि उन्हें पता था आहान बिना मतलब की कोई बात नहीं करता है। थोड़ी देर सोचे के बाद दोनों के आंखों में चमक आ गया। दोनों एक साथ बोले, मिल गया सलूशन। अंश और देवांश के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। अंश अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होने के बाद अंश बोला,
मुझे काव्य शर्मा की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों, साथ में उसके स्कूल और कॉलेज लाइफ की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। बोल कॉल कट कर खुद से बोला, अब मैं जान कर रहूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम मुझसे और अपने फीलिंग से भाग रही हो? रीजन कुछ भी हो, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। यू आर ओनली माई काव्य शर्मा, और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। अंश की बात सुन देवांश सैड फेस बनाकर बोला, तुम्हारा तो काम हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या? मैं सनाया के ना बोलने का कारण कहां से जानूं? मैं कैसे उसके पास्ट का पता करूं? अंश देवांश के पीठ पर हाथ मारकर बोला, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन है। देवांश खुश होकर बोला, क्या सलूशन है तुम्हारे पास? अंश, कोई है जो हमें सनाया की सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद देवांश भी समझ गया कि अंश किसी बात कर रहा है। अंश अपने शीट से उठते हुए बोला, अब चल, मुझे हॉस्पिटल जाना है। देवांश, हाँ, मेरी भी एक मीटिंग है। फिर दोनों वहां से निकलकर अपने काम के लिए चले गए। कॉलेज अभी और आरोही अपने क्लास में बैठे थे, तभी वहां अभय आया। अभय स्माइल करते हुए बोला, हेलो गर्ल्स, कैसी हो? अभी, हम तो ठीक है, तुम अपना बताओ, कल कहाँ थे तुम? कॉलेज क्यों नहीं आए थे? अभय, कल मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाया। फिर पूरे क्लास को देखकर बोला, ईशा कहाँ है? क्या आज वो कॉलेज नहीं आई है क्या? अभी क्यूटी कॉलेज आई है, उसको कुछ बुक्स लेना था इसलिए वो लाइब्रेरी गई है। अभी की बात सुन अभय थोड़ा जोर से बोला, क्या वो अकेले गई है? तुम दोनों क्यों नहीं गए उसके साथ? अभय का रिएक्शन देख अभी और आरोही एक दूसरे को देखे, फिर अभय को अजीब नजरों से देखने लगे। अभय समझ गया कि इस बार वो ओवर रिएक्ट कर दिया। अभय अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, मेरे बोले का मतलब है तुम दोनों जानती हो ना, ईशा कितनी इनोसेंट है, उसको दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। गौरव और उसके दोस्त भी हमें परेशान करने का मौका देखते रहते हैं, अगर अकेले में किसी ने ईशा को परेशान किया तो। अभी और आरोही भी समझ गए कि अभय क्या बोलना चाहता है। अभी परेशान होकर बोली, मैंने बोला था साथ चलने को, लेकिन वह बोली कि 30 मिनट में आ जाएगी। आरोही भी परेशान होकर बोली, हाँ, अभी अभय सही बोल रहा है, ऐसे भी ईशा के गए 45 मिनट हो गया है, अब तक उसको आ जाना चाहिए था। कहीं वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना, एक बार हमें चेक करना चाहिए। आरोही की बात सुन अभय बोला, ईशा के गए 45 मिनट हो गया है, हमें जल्दी से जाकर एक बार चेक करना चाहिए। अभय की बात सुन तीनों लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। तीनों पूरा लाइब्रेरी देख लिए, लेकिन ईशा उन्हें कहीं नहीं मिली। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, तीनों परेशान होने लगे। अभय थोड़ा साइड होकर किसी को कॉल कर बोला, क्या लिटिल बॉस कॉलेज के बाहर गई है, या फिर कोई अजीब बात हुई है? उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन अभय फोन रख। फिर अभय अभी के पास जाकर बोला, क्यों ना हम एक बार फिर से क्लासरूम और कैंटीन में देखें, शायद ईशा यही कहीं होंगी। तीनों को यही सही लगा। आरोही क्लासरूम चेक करने गई, अभी कैंटीन वही अभय कॉलेज के बाकी हिस्से में देख रहा था। 2 घंटे बाद वापस तीनों कैंटीन में मिले। अभी रोते हुए से बोली, अब क्या होगा अगर भाई को पता चला तो? क्यूटी ठीक होंगी ना? तभी वहां आयु, विक्की, निशा, कियारा और आयुष आए। अभी के आंखों में आंसू देख आयु परेशान होकर बोला, अभी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी आरोही आयु से बोली, ईशा नहीं मिल रही है, हमने सभी जगह देख लिया है, वो नहीं मिली। आरोही की बात सुन आयु के साथ सब परेशान हो गए। विक्की हरबारते हुए, हमें डॉल को ढूंढना होगा, तुम लोग को पता है ना, उसको यहाँ का रास्ता नहीं पता है। वो सब जैसे कैंटीन से जाने को हुए, तभी उन्हें पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, कहाँ जा रहे हैं आप सब हमें छोड़कर? आवाज सुनकर सब पीछे देखे, वहां ईशा खड़ी मासूमियत से उन्हें ही देख रही थी। ईशा को देख अभी दौड़कर जा उसके गले लग गई। ईशा को देख सबको सुकून मिला। अभी के अचानक गले लगने पर ईशा कंफ्यूज होकर अभी से बोली, तुम्हें क्या हुआ, और आप लोग परेशान क्यों हैं, क्या कुछ हुआ है? थोड़ी देर बाद अभी ईशा से अलग होकर अपने आंखें की नमी साफ की। अभी को रोता देख ईशा परेशान होकर बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक हो ना? ईशा को परेशान होता देख अभी बोली, क्यूटी कहाँ थी तुम, हमने तुम्हें पूरे कॉलेज में दिख लिया, लेकिन तुम हमें नहीं मिली। अभी की बात सुन ईशा हैरानी से बोली, आप लोग मुझे कॉलेज में क्यों देख रहे थे, मैं तो लाइब्रेरी में थी ना, और जाने से पहले तुम्हें बताया तो था, और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी, हाँ, तुम बताई थी, लेकिन तुम काफी देर बाद भी नहीं आई, तो हम तुम्हें देखने गए, लेकिन तुम हमें वहां नहीं मिली, और मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई।
ईशा बोली, मैं वही बुक सेक्शन में बुक पढ़ने लगी थी, तुमने अच्छे से देखा नहीं होगा। सबको ईशा की बात सभी लगी। कियारा, चलो अब हम लोग लंच करते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ईशा भी अपने पेट पर हाथ रख क्यूट फेस बनाकर बोली, हाँ दी जल्दी चलो क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। ईशा का फेस को देख सब हंसने लगे। आयु और विक्की लंच ऑर्डर किए सब खाना खाने लगे। कियारा एक्साइटेड होकर बोली, तुम लोग को पता है हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने वाला है। पार्टी का नाम सुन अवी, ईशा और आरोही के फेस पर 440 वोल्ट की खुशी आ गई। ईशा एक्साइटेड होकर बोली, दी फ्रेशर पार्टी वैसी ही होती है जैसा मूवी में दिखाते हैं। ईशा की बात सुन सबको उसके लिए बुरा लगता है। ईशा अपने लाइफ में कितना कुछ मिस कर दी है। कियारा ईशा को हक कर बोली, हाँ बच्चा इनफैक्ट उससे भी अच्छा होता है, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। विक्की एक्साइटेड होकर बोला, हाँ और इस बार मेरा ग्रुप स्पेशली मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए गाएगा, क्यों दोस्तों। विक्की की बात पर निशा और आयुष दोनों हाँ बोले। अभी लेकिन पार्टी होने कब वाला है। निशा, कल तक तुम लोग को सब पता चल जाएगा। ऐसे ही बातें कर सब अपने क्लास में जाने लगे। सबको जाता देख आयु ईशा को रोक कर बोला, फेरी कल तुम्हारे कंपटीशन का फाइनल राउंड है, तो रेडी होना। आयु के बात पर ईशा स्माइल करते हुए बोली, भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं रेडी हूँ। ऐसे भी कल कॉलेज हाफ डे है और कंपटीशन शाम को है। ऐसे ही बात कर सब अपने क्लास में चले गए। वहीं अभय सबके साथ कॉलेज ना जाकर गार्डन में गया, वहां कोई नहीं था। अभय अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होने पर अभय ईशा के 2 घंटे मिसिंग होने की बात बताया, साथ में कुछ और भी बताया। अभय शेखर को कॉल लगाया था। उधर से शेखर बोला, अभय तुम बस लिटिल बॉस पर नजर रखो, खबर मिली है माइकल इंडिया आने वाला है, हो सकता है लिटिल बॉस पर अटैक हो, इसलिए तुम लोग केयरफुल रहो। हाँ एक और बात, कमांडर वहां जाने वाले हैं। अभय शेखर की बात सुन बोला, मैं लिटिल बॉस का पूरा ख्याल रखूंगा, आप अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद अभय कॉल कट कर दिया। कॉल रखने के बाद अभय अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा। अभय अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा। सोचते वक्त अभय के फेस पर उदासी और सुकून दोनों ही था। फ्लैशबैक, एक 8 साल का बच्चा उदास गार्डन में बैठा फूलों को देख रहा था। उसके आंखों में खालीपन और चेहरे पर दर्द था। तभी वहां एक 5 साल की बच्ची आई, वो दिखने में किसी एंजल के जैसे थी। उसकी वो हरी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। वही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट। वो लड़का कोई और नहीं अभय था। अभय शेखर का बेटा था। शेखर अधीर का दोस्त के साथ असिस्टेंट भी था। अभय को उदास देख वो लड़की उसके के पास बैठ अपनी बड़ी बड़ी आंखें से अभय को देखने लगी। अपने पास किसी को बैठा देख अभय पहले तो उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। अभय की बात सुन वो लड़की, जो कोई और नहीं हमारी ईशा थी, वो अपनी आंखें छोटी कर अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, यह मेरा का घर है, तो मैं यही रहूंगी ना। ईशा की बात सुन अभय हाँ में सिर हिलाकर फिर से उदास होकर फूलों को देखने लगा। अभय को उदास देख ईशा बोली, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बातें का बुरा लगा, अगर बुरा लगा तो सॉरी बोल, अपना कान पकड़ ली। ईशा की मासूमियत देख एक पल के लिए अभय के फेस पर मुस्कान आ गई। अभय ईशा के हाथों को उसके कानों से हटाकर बोला, मुझे तुम्हारी बातें का बुरा नहीं लगा, मैं तो बस किसी को मिस कर रहा हूँ। अभय की बात सुन ईशा मासूमियत से बोली, आप किसको और क्यों मिस कर रहे हो। अभय बोला, आज रक्षाबंधन है, हर साल मेरी बहन मुझे राखी बंधती थी, लेकिन इस बार वो नहीं बांध पाएगी। अभय की बात सुन ईशा नासमझी में बोली, ऐसा क्यों। तो अभय आंखों में नमी लिए बोला, क्योंकि वो गॉड के पास चली गई, अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। ईशा बच्ची जरूर थी, लेकिन वो अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार थी। ईशा अभय का हाथ पकड़ मेंशन के अंदर जाने लगी। अंदर हॉल में एक औरत और 2 आदमी बैठे बात कर रहे थे। ईशा उस औरत के पास जाकर बोली, मम्मा मुझे राखी चाहिए, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। ईशा की बात सुन वहां बैठे तीनों लोग पहले चौंक गए, लेकिन फिर औरत जो कि अंतरा थी, वही एक आदमी जो कि अधीर था, उनके फेस पर स्माइल आ गई। शेखर तो बस अपने बेटे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद मंदिर में ईशा अभय को राखी बांध रही थी। ईशा और अभय दोनों के फेस पर मुस्कान थी। अभय को स्माइल करता देख शेखर के आंखें में आंसू आ गया। शेखर को रोता देख अधीर बोला, तुम रो क्यों रहे हो, देखो अब तो हमारा अभय भी ठीक हो रहा है। शेखर अपने आंसू साफ कर बोला, आज 6 महीने बाद अभय के फेस पर स्माइल आई है, मुझे तो लगा था
मैंने अपने बीवी बेटी के साथ अपने बेटे को भी खो दिया है। अंतरा शेखर का हाथ पकड़ बोली, शेखर भाई, अभय की एक नहीं दो बहन है। एक इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी तो है ना। वो अपने भाई को कभी दुखी नहीं होने देगी। आप देखना सब बहुत ठीक हो जाएगी। देखो हमारा अभय कितना खुश है अपनी बहन के साथ। तीनों अभय और ईशा को देखने लगे जो अब खेल रहे थे। फ्लैशबैक एंड अभय के आंखें खोलने पर उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर एक मुस्कान थी। अभय खुद से बोला, लिटिल सिस्टर, तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम्हें जल्दी सब याद आ जाए। मैं अपने लिटिल सिस्टर को बहुत मिस कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद अभय खुद को शांत कर अपने क्लास की ओर चला गया। रंधावा इंडस्ट्री, कियान अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी दूर पर नॉक हुआ। कियान के परमिशन मिलने पर अमर अंदर आया। अमर बोला, बॉस, हमारे फैशन कंपनी के न्यू डिजाइन नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाले हैं। उसके मॉडल और डिजाइन को आप एक बार चेक कर लीजिए। बोल एक फाइल कियान को दिया। कियान फाइल देख अमर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। अमर कियान की बात सुन कैबिन से जाने लगा। तभी कियान अमर को रोकते हुए बोला, हमारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिला? अमर थोड़ा परेशान होकर बोला, सर, माहेश्वरी खानदान भी रंधावा और अग्निवंशी फैमिली की तरह रॉयल फैमिली है, लेकिन कुछ मिस्ट्रियस है माहेश्वरी फैमिली के हिस्ट्री में जो कि इन्हें और रॉयल फैमिली से अलग बनता है। और बॉस, माहेश्वरी खानदान की तरह एक फैमिली और है जिसका भी हिस्ट्री उसी की तरह मिस्ट्रियस है। अमर की बात सुन कियान बोला, और वो कौन सा खानदान है? अमर बोला, बॉस, सूर्यवंशी खानदान भी माहेश्वरी खानदान की तरह मिस्ट्रियस है। इन दोनों के हिस्ट्री का हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। कियान अमर की बात सुन सीरियस फेस के साथ बोला, और डीप इन्वेस्टिगेशन करो। साथ में अफ्रीका के माफिया के साथ उन सब लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। अमर हाँ में सर हिलाकर कैबिन से चला गया। अमर के जाने के बाद कियान कुछ सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद अपने काम में लग गया। अग्निवंशी मैंशन, शाम को 6 बजे आहान ऑफिस से घर आया। आज आहान को मैंशन शांत लग रहा था। डेली आहान घर आता था तो उसे ईशा, अवी और आयु हाल में या तो खेलते या फिर बात करते दिखते थे, लेकिन आज हॉल में कोई नहीं था। आहान अपने रूम में आया तो देखा ईशा सीरियस फेस के साथ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। आहान के प्रेजेंस को फील कर ईशा अपना लैपटॉप बंद कर आहान को देखने लगी। आहान रूम में आकर ईशा के फोरहेड पर किस कर अपने कपड़े चेंज करने चला गया। आहान जब चेंज कर आया तो ईशा रूम में नहीं थी। आहान बालकनी में गया तो देखा ईशा झूले पर बैठ ढलते सूरज को देख रही थी। आहान जाकर झूले पर बैठ ईशा को अपने गोद में बिठाकर बैक हग कर लिया। आहान एक तक ईशा के फेस को देख रहा था, जो कि ढलते सूरज के रोशनी में चमक रहा था। ईशा बोली, आंसू, सूरज डूबता क्यों है? आहान, दूसरे दिन वापस उगने के लिए एंजल, उजाले के साथ अंधेरा भी जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। ईशा बोली, लेकिन आंसू अंधेरे होने पर जो दर्द और डर इंसान को मिलते हैं, क्या वो नया दिन आने से खत्म हो जाएगा? आहान ईशा के फेस को ध्यान से देखने लगा। आज ईशा की आंखों में अलग ही इमोशन था। आहान बोला, एंजल, दर्द और डर खत्म नहीं होगा, लेकिन हम नए दिन में नई जिंदगी की शुरुआत तो कर सकते हैं ना। अंधेरा अगर दर्द दिया है तो उजाला हमें उम्मीद और खुशी दोनों ही देगा। आहान की बात सुन ईशा आहान को देखने लगी। आहान भी ईशा की हरी आंखों में देख रहा था, जिसमें आज कुछ अनकहे जज्बात दिख रहे थे। ईशा आहान के गले लग गई। आहान भी उसको हग कर लिया। थोड़ी देर बाद ईशा पहले की तरह नॉर्मल हो गई। आहान ईशा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोला, वाइफी, तुम्हें याद है हमारी शादी की एक रस्म नहीं हुई है? ईशा कंफ्यूज होकर बोली, सब रस्म तो हो गई है, कौन सी नहीं हुई है? आहान ईशा के कान के पास जाकर बोला, हमारी सुहागरात की। आहान की बात सुन ईशा शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। आहान अपने ओठों को ईशा के ओठों पर रख किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आहान और ईशा डिनर करने चले गए। डिनर कर रूम में आकर ईशा सो गई। वही आहान ईशा के मासूम चेहरे को देखकर बोला, मैं जानता हूँ एंजल, तुम्हें सब याद आ रहा है। उन याद में खुशी के साथ दर्द भी है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और मुस्कान को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। आहान के दिमाग में कुछ जो चल रहा था जो कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगला दिन आहान ईशा की रात के कंडीशन को देख अवी और आयु को उसका खास ध्यान रखने को बोला दिया। आहान जानता था ईशा को धीरे धीरे सब याद आ रहा है, इसलिए वह नहीं चाहता था ईशा अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचे। आज कॉलेज हाफ डे था, इसलिए अवी, आयु और ईशा मेंशन जल्दी आ गए थे।
इस समय तीनों आयु के रूम में बैठे थे। रूम का माहौल काफी टेंस था। आज इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड था। सिर्फ 5 कैंडिडेट ही फाइनल में आए थे, जिसमें ईशा, विनीत थे। उनके साथ 3 किसी दूसरे देश के कैंडिडेट थे। लास्ट राउंड में तीनों को एक प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रैक कर साथ में एक नया प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना था। ये सिस्टम गवर्नमेंट का था। जो भी सिस्टम को क्रैक करने में कम टाइम लगेगा, साथ में उसका बनाया हुआ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, वही जीतेगा। अवी और आयु परेशान होकर लैपटॉप के स्क्रीन को देख रहे थे। वही ईशा की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। वो बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी, जैसे वो कोई गेम खेल रही हो। करीब 30 मिनट बाद ईशा की उंगलियां रुक गई। आयु ईशा से, एंजल तुमने इतना जल्दी बना लिया? तो ईशा बोली, भाई यह इतना भी मुश्किल नहीं था। ईशा की बात सुन आयु उसको मुंह खोले देखने लगा। रिजल्ट 1 घंटे बाद आने वाला था। 1 घंटे बाद ईशा के लैपटॉप स्क्रीन पर शो होने लगा। दिस ईयर वर्ल्ड बेस्ट हैकर इज क्यूट एंजल। क्यूट एंजल मेड न्यू रिकॉर्ड इन हैकिंग वर्ल्ड। लैपटॉप स्क्रीन को देख अवी और आयु खुशी से उछलने लगे। फिर तीनों ने ग्रुप हग किया। आयु खुश होकर, वाह फेरी तुम जीत गई, इस बात पर पार्टी तो बनता है। थोड़ी देर बाद तीनों रूम से निकल गए। अल्फा मेंबर पहले आहान के विला में रहते थे, लेकिन फिर बाद में ये लोग अपने ग्रुप के नए विला में शिफ्ट हो गए, जहां इसका बेस भी था। हॉल में विनीत पिछले 2 घंटे से लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था। वही विशाल, विनय, विवेक और वेदांत बैठे उसे देख रहे थे। वेदांत चिढ़ते हुए, अब बस भी करो विनीत, कब तक अपने लैपटॉप में सिर फोड़ना है? यह एक कंपटीशन ही तो था, और कंपटीशन तो जीत हार होता रहता है। विशाल विनीत का लैपटॉप लेकर दूसरी जगह रख दिया। विनीत उदास होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता? मैं 4 साल से वर्ल्ड का बेस्ट हैकर रहा हूं, फिर भी 2 घंटे में भी मैं सिर्फ 2 ही लेवल इस प्रोटेक्शन सिस्टम का क्रैक कर पाया हूं। क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है? वेदांत विनीत को समझाते हुए बोला, विनीत तुम में काबिलियत है, लेकिन कोई है जिसमें तुमसे भी ज्यादा पोटेंशियल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। न्यू जनरेशन के आने के बाद हमें अपना पोस्चर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा ही बेस्ट रहे। और तुम भी तो वर्ल्ड के बेस्ट सेकंड हैकर हो, तो अपना पूरा ध्यान खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने में लगा दो। वेदांत की बात विनीत को भी ठीक लगी। वो बोला, तुम ठीक बोल रहे हो, एक दिन मैं इस क्यूट एंजल को हरा कर रहूंगा। विनीत की बात सुन सब हंसने लगे। वेदांत, अब चलो हमें आर्मी बेस जाना है। फिर सब विला से आर्मी बेस के लिए निकल गए। अग्निवंशी मैंशन। शाम के वक्त गार्डन में अवी, आयु, ईशा, विक्की, शिविन और सनाया खड़े थे। शिविन, आज आप लोग का टेस्ट होगा। पहले फाइटिंग होगा। पहली राउंड में विक्की और शिविन का फाइट हुआ। दूसरे राउंड में आयु और शिविन का फाइट हुआ। आयु और शिविन दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तीसरे राउंड में सनाया और अवी की फाइट हुई। अवी का डिफेंस सिस्टम अटैक से ज्यादा अच्छा था। सनाया शिविन से भी अच्छी फाइटर थी। लास्ट राउंड में ईशा और सनाया की फाइट हुई। शिविन सनाया को पहले ही बोल दिया था, ज्यादा हार्ड ना होने के लिए। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुआ, एक पल के लिए शिविन भी हैरान हो गया। ईशा किसी प्रोफेशनल की तरह लड़ रही थी, वही सनाया भी उसको टक्कर दे रही थी। 30 मिनट तक फाइट चली। धीरे धीरे फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। लास्ट में 45 मिनट होने के बाद भी दोनों में से कोई हार नहीं मानी। तब जाकर शिविन दोनों को रोका। फिर शिविन सबको शूटिंग टेस्ट के लिए ले गया। सनाया ईशा से बोली, मैम आपने अपना पूरा स्ट्रेंथ क्यों नहीं यूज किया? सनाया की बात सुन ईशा बोली, आपने भी तो नहीं किया। ईशा की बात सुन सनाया के फेस पर स्माइल आ गई। सनाया, आपने कुफू और मार्शल कहाँ से सीखा है? क्योंकि मैं जितना जानती हूँ, शिविन सर ने तो सिर्फ आप लोग को कराते ही सिखाए हैं। सनाया की बात सुन ईशा बस स्माइल कर दी। ईशा, आप हमसे बड़ी है, इसलिए आप मुझे ईशा कहकर बुलाना। सनाया ही हाँ बोल दी। सनाया को ईशा से बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी सनाया से, सनाया कल से तो आप भी हमारे साथ कॉलेज चलेगी ना? तो सनाया हाँ बोली। अभी खुश होते हुए बोली, कल से बहुत मजा आएगा। ऐसे भी कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने वाली है। ऐसे ही सब अपना टास्क कंप्लीट कर बातें करने लगे। रात में आहान और वेदांत के घर आने के बाद सब डिनर कर अपने रूम में चले गए। आहान का रूम आहान और ईशा बेड पर लेते हुए थे। आहान ईशा को हक कर उसके बालों को सहला रहा था, वही ईशा आहान के उंगलियों के साथ खेल रही थी। आहान बोला, वीफी सो जाओ, काफी रात हो गई है। ईशा अपने उंगलियों को आहान के सीने और नेक पर चलते हुए बोली, आंसू मुझे नींद नहीं आ रही है।
ईशा की हरकत से आहान का बॉडी हीट होने लगा। आहान अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बोला, वीफी सो जाओ, नहीं तो फिर सो नहीं पाओगी। आहान की बात सुन ईशा आहान को सवालिया नजरों से देखने लगी। आहान ईशा को एक नजर देख उसके ऊपर आकर किस करने लगा। ईशा भी आहान के किस का रिस्पॉन्स देने लगी। आहान अपना हाथ ईशा के टी शर्ट के अंदर डाल उसके पेट और कमर को सहलाने लगा, फिर उसका टी शर्ट निकाल दिया। अब ईशा सिर्फ अपने शॉर्ट्स और ऊपर गारमेंट में थी। आहान अपने ओठों को ईशा के क्लीवेज पर रख किस करने लगा। थोड़ी देर बाद ईशा के कपड़े जमीन बिखरे थे। ईशा आहान के सामने नेक थी, वही आहान सिर्फ अपने लोअर में था। आहान किस करने हुए अपने हाथों से ईशा के लोअर पार्ट में मूवमेंट कर रहा था, वही उसका दूसरा हाथ ईशा के ब्रेस्ट पर था। ईशा पूरे पसीने से लटपथ थी। ईशा लंबी सांस लेते हुए बोली, आंसू, अब मैं थक गई हूं और मुझे नींद भी आ रही है। आहान वीफी बस थोड़ी देर और बोल ईशा के लोअर पार्ट को अपने मुंह में भर लीक और सक करने लगा। ईशा तड़पने लगी, वही आहान अपने दोनों हाथों से उसके ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था। ऐसे ही आहान 20 मिनट बाद अपना सिर ऊपर कर ईशा के फहेड पर किश कर बोला, आज यही रुक रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं हमारे बीच की इन दूरियों को भी खत्म कर दूंगा, उसके लिए रेडी रहना। लेकिन जब तक हमारी दूरियां खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा, एंजल। आहान की बात सुन ईशा उसको सवालिया नजरों से देखने लगी, तो आहान ईशा के साथ अपने लोअर पार्ट पर रख उसके कानों में कुछ बोला। आहान की बात सुन ईशा शर्माकर अपना हाथ वहां से हटाकर आहान के हक कर अपना फेस आहान के सीने में छिपा ली। वही आहान के फेस पर स्माइल के साथ सेटिस्फैक्शन था। थोड़ी देर बाद ईशा सो गई, वही आहान ईशा को वैसे ही हक कर सो गया। धीरे धीरे दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। क्या ऐसे ही इनकी जिंदगी सुकून भरी होंगी या आएगा कोई नया तूफान? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।